ये 12वीं का हिंदी हो गया। ये कौन है जी? ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या है? इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या है? लेखक परिचय, जो कि आपको किसी भी मतलब हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव जो आपका बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव हिंदी में जो है कितने मतलब किस तरह से बनता है? 2 तरह से बनता है। एक आपका जो है लेखक परिचय से पूछता है ऑब्जेक्टिव, किससे? लेखक परिचय से। एक आपका जो है वहाँ पे जो मतलब कहानी जो दिया हुआ रहता है उनसे एक आपका बनता है, या कहानी मतलब या बोलो कि मतलब जो भी चैप्टर है उसका सारांश से बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ कितने जगह से बनता है? 2 जगह से। एक आपका लेखक परिचय से बनता है, एक आपका कहाँ से बनता है? जो भी मतलब कहानी दे रखा है या निबंध वगैरह जो भी दे रखा है उनसे क्या बनता है? एक ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो चलिए मोटा मोटी हम लोग जान लिए कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो लेखक परिचय जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर से माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन, यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले कहते हैं कि माँ मतलब वो अच्छे दुआ और आशीर्वाद के साथ अगर काम करोगे कोई भी तो वो जल्दी सफल होता है। और दूसरी बात है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो वो किनका नाम लेना जरूरी हो जाता है जी? गणेश जी का। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजा करते हो कि नहीं करते हो? तो गणेश जी के चरणों में भी सादर प्रणाम। अब हम लोग शुरू करते हैं लेखक परिचय, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए बढ़िया से। ठीक है, और लेखक परिचय से पहले एक मोटिवेशन है जो कि धुंधला धुंधला आप लोगों को दिख रहा होगा। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। क्या कह रहा है कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। मोटिवेशन लेवल कभी भी जो है कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले मैं हमेशा बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि 50% लड़ाई आपका कहाँ से लड़ी जाती है? माइंड से लड़ी जाती है। और आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ तक है। तो लाइन बड़ी अच्छा लाइन है, इसको ध्यान पे भी रखिएगा। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अब जब भी मैं क्लास करूँगा तो क्लास के टाइम में जो है मैं क्या करूँगा, मतलब हर एक क्लास में मैं पीपीटी बना करके आप लोगों को एक अच्छे लेवल से, जैसे मतलब पढ़ाई होनी चाहिए उस लेवल से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम लोग कहाँ से है सर? देहात एरिया से। लेकिन अगर अच्छी शुरुआत करी जाए और एक मतलब मिशन के साथ करी जाए तो क्यों नहीं हो सकता है ना। तो वही है, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर चलना है। तो चलिए कहानी की मतलब परिचय की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि ये बातचीत चैप्टर का जो है लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और इनका जन्म जो है 23 जून 1844 में हुआ है। कितना में? 23 जून 1844। इसको इतना बार रिपीट करेंगे कि लगभग यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 में। निधन यानी उनकी मृत्यु कब हुआ है? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। उसके बाद निवास स्थान क्या है? निवास स्थान इसका क्या है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता के नाम क्या है? माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। और पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट को जो है मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। मतलब एक माँ जो होती है वो आप लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। उनकी माँ अगर उन बच्चे को राम बनाना चाहे तो रावण बना सकती है, राम बनाना चाहे तो राम बना सकती है, या उनको अगर रावण बनाना चाहे तो रावण बना सकती है। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में जो पढ़ने की जो जिज्ञासा जगाई, वो जगाने वाली कौन थी? उसकी माता यानी कि पार्वती देवी। ठीक है, चलो एक बार हम लोग फिर से मतलब इसको बोल लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और माता पिता मतलब माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता क्या थे पेशे से? एक व्यापारी थे। और उनकी माता जो है मतलब एक क्या थी है ना, सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है एक मतलब पढ़ाई के प्रति जो रुचि जो होता है वो जगाने का काम किया। मैं क्या अभी शुरू में मैंने आपसे क्या कहा कि मोटिवेशन लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मतलब जैसे किसी भी काम को शुरू करिए, उस काम को शुरू करने से पहले जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपको जो है कुछ न कुछ मतलब बाधाएं तो ज़रूर आएंगी। उन बाधाओं से लड़ने के लिए उस समय आपको किसकी ज़रूरत पड़ जाती है? आत्मविश्वास की, कि आपका आत्मविश्वास कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है उस काम को करने के प्रति। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड में जितनी सारी चीज़ें थे वो कंप्लीट हो गया। जन्म इसका कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 जून 1814 में। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश उसका निवास स्थान हो गया। उसकी माता
माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और इनके पिता जो है व्यापारी थे, और उनकी माता जो है सुसंस्कृत महिला थी, जो बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा को क्या किया था, जगाया था। ठीक है, हो गया। चलिए, इनसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आराम से जवाब दे दीजिएगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप कब बोलेंगे जी? 23 जून 1800 कितना में? 1844 में। निधन कब हुआ था इसका? 20 जुलाई 1914। उसके बाद इनका माता का नाम क्या था जी? माता का नाम था पार्वती, क्या नाम था? पार्वती देवी। अब पिता का नाम क्या था जी? बेनी, अरे यार, बेनी है ना, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, गलत सलत होगा समझ लेना यार। मैं एक बात बोलूँगा, शब्दों को छोड़ो, भावनाओं को पकड़ो। ठीक है, शब्द छोड़ के चलना। उसके बाद जो है इनकी उनके पिता जो है व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे जी? व्यापारी। अरे यार, क्या थे? व्यापारी। और उसके बाद जन्म स्थान इसका क्या था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और क्या कहते हैं, इनकी माता जो है सुसंस्कृत क्या थी? महिला थी, जो इनके मन में जो है पढ़ने के प्रति क्या जगाई थी? जिज्ञासा जगाई थी। ठीक है, अब इनका आगे देखते हैं कि शिक्षा कहाँ हुआ। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन जो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। प्रारंभ में जो है संस्कृत का अध्ययन कितना में? 1867 में। अब प्रयाग में जो है मिशन स्कूल में जो किसका एग्ज़ाम दिया था? एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो मतलब इनके शिक्षा के बारे में अगर पूछा जाएगी, मतलब प्रारंभ में इनकी शिक्षा कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो 1867 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो मिशन में जो है, प्रयाग में जो है मिशन स्कूल में एंट्रांस की परीक्षा दिया था। किसका परीक्षा दिया था? एंट्रांस का परीक्षा था। आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब बालकृष्ण भट्ट का जो है 1867 में कौन सा एग्ज़ाम हुआ था, तो एंट्रांस का किस स्कूल में हुआ था? तो मिशन स्कूल में, है ना, मिशन स्कूल में हुआ था। कौन सा स्कूल में? मिशन स्कूल में। आगे इसका वृत्ति देख लेते हैं। तो 1869 से जो 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में है ना अध्यापन का मतलब होता है सर पढ़ाना। अध्यापन का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। तो वह पढ़ाने का काम जो है कब से कब तक किया था? तो 1869 से लेकर के 1875। किसमें? तो वही प्रयाग के मिशन स्कूल में। कहाँ पे पढ़ाया था? प्रयाग के मिशन स्कूल में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्या बन सकता है? आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है उन्होंने पढ़ाना कब से शुरू किया था? तो कब से शुरू किया था? तो 1869 से लेकर के 1875 के बीच वो प्रयाग मिशन स्कूल में क्या करने का काम किया था? पढ़ाने का काम किया था। उसके बाद 1885 में जो प्रयाग के CAV क्या है? CAV स्कूल में जो है संस्कृत का अध्यापन, वही संस्कृत का अध्यापन का मतलब ये मत समझिएगा पढ़ने का काम, यहाँ पढ़ाने का काम। क्या करने का काम? पढ़ाने का काम जो है ना। कितना में? 1885 में जो है प्रयाग के CAV स्कूल। कौन सा स्कूल में? CAV स्कूल। और 1869 से लेकर के 1875 में कौन सा? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन। ठीक है, 1869 से 1875 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, और CAV स्कूल में जो है है ना, CAV स्कूल में जो है 1885 ईस्वी में क्या करने का काम किया था? अध्यापन करने का काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने अध्यापन करने का काम दो जगह किया, एक प्रयाग के मिशन स्कूल में, एक CAV है ना। किसमें? तो CAV स्कूल में किया था। और प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक, और CAV में कब से? तो 1885। तो ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं? लेखक परिचय से जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा आज मतलब सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1888 में जब प्रयाग की काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे, है ना। तो वह प्रयाग मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1888 में जो है ना, 1888 में किस स्कूल में या किस पाठशाला में जो है वो अध्यापक थे, तो आप क्या बोलेंगे? काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज, काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज। ठीक है, क्या रहे थे वहाँ पे? अध्यापक रहे थे। उसके बाद नियुक्त किंतु उग्र स्वभाव के कारण जो नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से जो है लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। तो मतलब यहाँ से आपको ये मतलब ध्यान पे रखना चाहिए कि जैसे 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में वो मतलब अध्यापन करने का काम कर रहे थे। उसके बाद 1885 में, कब? 1885 में CAV स्कूल में अध्यापन करने का काम किया। उसके बाद कब? 1888 में वो अध्यापक बने। 1888 में वो क्या बने? अध्यापक बने। तो कहाँ? तो काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में। कहाँ पे? काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में। लेकिन इनके स्वभाव कैसा था जी? इनका स्वभाव था उग्र स्वभाव। कैसा स्वभाव था? उग्र स्वभाव। उग्र स्वभाव के कारण उनको क्या करना पड़ा? नौकरी छोड़ना पड़ा। उसके बाद नौकरी छोड़ने के बाद वो पूर्ण
रूप से किस पे डिपेंडेंट रहा, तो लेखन कार्य पर ही क्या रहे, निर्भर रहे। ठीक है, तो इस पे सबसे पहला आपने देखा कि शिक्षा जो इसका प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। प्रयाग के मिशन स्कूल में 1867 में किसका एग्जाम दिया था, एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। उसके बाद 1867 से लेकर के 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी में कहाँ पे मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया। उसके बाद 1888 में जो है किस में 1885 में जो है CAB स्कूल में जो है अध्यापन का काम किया। उसके बाद 1888 में जो है 1888 में काश्यप पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक बने, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण इनको वहाँ से क्या कर दिया गया, मतलब इनको नौकरी वहाँ क्या कर देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा। उसके बाद से वो क्या करना शुरू किया जी, लेखन का काम करना शुरू किया। ठीक है, इतना कंप्लीट। आगे देखिए, आगे आपका कह रहा है कि विशेष परिस्थिति, कैसी इनकी परिस्थिति है ना, विशेष परिस्थिति के बारे में जानिए। कह रहा पिता के निधोपरांत मतलब मरने के बाद, है ना, पैतृक मतलब होता है पिता, है ना, का व्यापार मतलब पैतृक व्यापार, जो पिता का व्यापार जो वो संभालने के नाम पर जो है गृह कला का सामना करना पड़ा। गृह कला का मतलब होता है ना कि घर की खराब स्थिति जो होता है वो ना, घर में अभी कलह चली रही जैसा बात नहीं बोलता है जी, हाँ, तो वही मतलब गृह कला का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। सीधी सी बात आप समझिए ना, उनका पिता जो है जब व्यापारी करते होंगे तो उनके पिता का एक्सपीरियंस में और इनका क्या बोलते हैं बालकृष्ण भट्ट के एक्सपीरियंस में जाहिर सी बात है फ़र्क तो रहेगा। अब अभी देख लीजिए आपके पिता की नॉलेज और आपकी नॉलेज में फ़र्क है कि नहीं है, तो वही मतलब जब उनके पिता की देहांत हो गया था, तो देहांत होने के बाद पैतृक व्यापार संभालने का काम कौन किया, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। और बालकृष्ण भट्ट जी जब उनके पैतृक व्यापार संभालने का काम किया तो उन्हें गृह काल से होकर के क्या करना पड़ा, गुजरना पड़ा या उसका सामना करना। गृह कला मतलब समझ रहे हो ना जी, खराब स्थिति से उनको क्या होना पड़ा, गुजरना पड़ा। तो पैतृक घर छोड़कर, क्या कह रहा है, पैतृक घर छोड़कर जब घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यहाँ से एक बात आप बालकृष्ण भट्ट के जीवन से सीख सकते हो कि जब बालकृष्ण भट्ट की पिता की मृत्यु होती है तो वह इतना खराब स्थिति होने के बावजूद एक अच्छे लेखक के रूप में उभर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या जी, हम लोग क्यों नहीं एक अच्छा कर सकते हैं। अगर वही हमने फिर से कहा कि मतलब शुरुआती में जो हमने आपको मतलब मोटिवेशन दिया, आपका मिशन कंप्लीट होना चाहिए। वो मैंने अभी सफ़र शुरू किया है, मुझे बहुत दूर तक जाना है, यही कुछ था ना जी। तो बस आपका मिशन कंप्लीट होना चाहिए, बाकी बीच में जितनी बाधाएं आए वो जीवन का एक हिस्सा है, इतना बात ध्यान पे रखिएगा। क्योंकि बाधाओं का काम होता है इंसानों को मजबूत बनाने का, क्या करने का। अगर आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगे तो आप उस रूप से दृढ़ मतलब मजबूत नहीं हो पाएंगे, और आने वाले समय में जो है जब आप मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे या और सब जीवन में जब आप किसी भी काम को शुरू करेंगे तो, और अगर मान लीजिए वहाँ अगर अचानक सी बाधाएं आ जाती तो फिर वहाँ आप टूट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसलिए बाधाएं जब भी आए तो समझना है कि ये हमारा संकेत है सही रास्ते का, किसका, सही रास्ते, क्योंकि सही रास्ते में ही बाधाएं आते हैं। गलत रास्ते में कितना मजे से जीवन जीता है, क्या जी, गलत रास्ते में बाधाएं आती है, नहीं आती है, तो ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति में क्या था, विशेष परिस्थिति में क्या बातें आप ध्यान पे रखेंगे। इनकी परिस्थितियाँ जो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उनका पिता एक व्यापारी था, और उनके पिता की मृत्यु के बाद जो है व्यापार को संभालने का काम बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था, जो कि गृह कला के समय था, और उनको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट से होकर के क्या करना पड़ रहा था, गुजरना पड़ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दे रख रहा है रचनात्मक सक्रियता। क्या है, रचनात्मक सक्रियता। अच्छा, इसमें जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ सारा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ें तो आपको पता ही होगा, आपको पूछ लेता है माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कब हुआ, उसके पिता की मृत्यु कब हुई। देहांत के बारे में यहाँ नहीं दिया था ना डेट, देहांत के बारे में डेट दिया था क्या जी, देहांत के बारे में कब हुआ था, नहीं दिया है ना। कब उनके पिता की मृत्यु हुई ये नहीं दिया है, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ वो दिया है। मतलब जिनके बारे में पढ़ रहे हो उनके बारे में डीपली जानना है, खाली उनके बाप का नाम जान लीजिए, बात खत्म। पिताजी का नाम क्या था जी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या थे जी वे, क्या थे वे, व्यापारी। उनकी माँ क्या थी, सुसंस्कृत महिला थी। चलिए आगे देखिए, रचनात्मक सक्रियता के बारे में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है। अच्छा, यहाँ अगर आपको पूछ ले कि मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है किनकी प्रेरणा मतलब किनसे जो है प्रेरित होते थे, तो क्या बोल सकते हो आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी, क्या है, हृदय वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है कि मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है बालकृष्ण भट्ट प्रेरित होकर के कौन सा मतलब मासिक पत्रिका निकालने का काम किया था, तो हिंदी प्रदीप। कौन सा, हिंदी प्रदीप, ध्यान में रहेगा ना, कितना में 1867 में निकालने का काम किया था। ठीक है, या तो आपको
आपको 77, 1800 कितना है 1877। तो कौन सा पत्रिका का संपादन किया था या निकालने का प्रारंभ किया था? तो हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्या? हिंदी प्रदीप। आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है कितना ईस्वी में निकालने का मतलब शुरू किया गया था? तो 1877 में। उसके बाद इसे ही जो है 33 वर्षों तक क्या कह रहा है, इसे वे जो है 33 वर्षों तक चलाते रहे और इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और 1881 में जो है वेदों की नियुक्तिपूर्ण सभा समीक्षा की और 1886 में जो है लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की जो है कठोर आलोचना किया। और जीवन के अंतिम दिनों में जो है साहित्य शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर जो है अलग हो गए। मतलब इनका स्वभाव जो है थोड़ा उग्र स्वभाव का था, मतलब बोल सकते हो कि लोगों से इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की। अच्छा, क्यों नहीं बनता होगा, इसके पीछे का मतलब लॉजिक समझ सकते हो। अगर ऐसे ही मतलब आपके सिलेबस पे नहीं है लेकिन ऐसे ही लॉजिक लगाइए कि बालकृष्ण भट्ट जी ने जो है मतलब इनका जो मतलब बातचीत जो लिखने का जो काम किया, क्या लिखने का काम किया जी? बातचीत। ठीक है, तो ये मतलब क्यों किया? तो इनका जो है स्वभाव उग्र था जिनके कारण इनको लोगों से बनती नहीं थी। तो हो सकता है उन्हीं सारे समस्याओं से जूझने के बाद कि आखिर मेरी लोगों से बनती क्यों नहीं है ना। मैं मतलब लोगों से किस ढंग से बात करूं जो लोगों से बनेगा, या लोगों से अगर मेरा नहीं बन रहा है तो लोग मुझसे किस ढंग से बात कर रहे हैं जो मैं मतलब उनसे नहीं बना पा रहा हूं। क्या जी? जब तक मान लो कि बात आपके लेवल का नहीं होगा तो फिर समझ मतलब वहाँ ज़्यादा टाइम आप टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि मतलब इस सेंस से भी आप बोल सकते हो कि ये जो है इसी कारण से जो है इनको लिखा है किनको? बातचीत को। ठीक है, ये बातचीत क्या है जी? निबंध कहानी क्या है? ये बातचीत क्या है? निबंध है। ठीक है, तो ये निबंध को लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है? ये किनके मतलब किनकी रचनाओं से प्रेरित होते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद अगला आपका जो है ये जो है 33 वर्षों तक जो है चलते रहे। क्या चलते रहे 33 वर्षों तक? हिंदी प्रदीप, है ना, मतलब निकालने का काम जो है। उसके बाद इसमें नियमित रूप से जो है सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर जो है निबंध लिखते रहे। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। तो आपको पूछ सकता है कि 1881 में जो किसकी समीक्षा किया था? तो आपको बोलना है कि 1881 में किसकी समीक्षा किया था? तो वेदों की नियुक्ति की समीक्षा किया था। या वेदों की नियुक्ति की समीक्षा कब किया था? तो 1881 में किया था। 1886 में लाल श्रीनिवास दास के जो है संयोगिता स्वयंवर। तो आपको बोल सकता है कि लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर में जो है कब ये गए थे या कब उनका स्वयंवर हुआ था? तो कितना में हुआ था? तो 1886 में हुआ था। के अंतिम दिनों में जो हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास क्या है द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छे व्यवहार न होने के कारण इनको क्या होना पड़ा? अलग होना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपकी इनकी रचनाएं क्या क्या है? इनकी रचनाएं जो है उपन्यास, रहस्य कथा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी। जैसे आपको पूछ लेगा कि बालकृष्ण भट्ट के निम्न में से कौन सी रचनाएं हैं, ऑप्शन में आपको दे देता है, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे जी? नूतन ब्रह्मचारी। मतलब वो हिसाब से देख लेना है कि ऑप्शंस पे आपका क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देना आंसर। उसके बाद 100 अजान एक सुजान, है ना। उसके बाद क्या है कि गुप्तवेरी, उसके बाद रसातल यात्रा, उसके बाद उचित दक्षिणा, उसके बाद हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं आपको ध्यान में रखना। कुछ रचनाएं तो आपको ज़्यादा ही ध्यान में रखना है। जैसे कुछ रचनाएं क्या कि जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, है ना, ये सब देखे होंगे ऑब्जेक्टिव। अगर आप पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है ना। उसके बाद हमारी घड़ी, है ना, रसातल यात्रा, ये सब कुछ जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारा ही क्यों ना देख लूँ जी? इंपॉर्टेंट को क्यों देखने जाओ, सारा क्यों ना देख लूँ? ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे आपका क्या दे रखा है? नाटक। क्या दे रखा है? नाटक। पद्मावती किराता, क्या कह रहा है? पद्मावती किराता अर्जुनीय, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, है ना, दमयंती स्वयंवर। उसके बाद शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता। उसके बाद नववास पतित पंचम, मेघानाद वध। उसके बाद कट्टर सूम की एक नकल। उसके बाद क्या है? वृहनला। उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी और जो है भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, रेल का जो है विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये उसके बाद क्या दे रखा है? प्रसन, जैसा काम जैसे परिणाम, नई रोशनी का विष,
है ना, आचार विडंबना आदि। मतलब इतना समझिए ये क्या क्या इनका मतलब नाटक रहा, नाटक का नाम इनका क्या क्या रहा, ये सारा नाम आपको दिया गया। ये थोड़ा आपको याद रखने में जटिल हो सकती है, लेकिन करने से थोड़ा तो हो ही सकता है। कुछ कुछ जैसे मेन VVI सब आप कर सकते हो, जैसे शिशुपाल वध कर सकते हो, है ना, नल दमयंती कर सकते हो, उसके बाद दमयंती स्वयंवर कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने टाइम में तो समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे इनकी रचनाएं हो गया, एक इनका नाटक हो गया, इनसे तो ऑब्जेक्टिव बाबू एक ठो तो बनेगा, फिक्स है, नो डाउट। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो मतलब इनसे तो ऑब्जेक्टिव बनना है। समझ गए बात को? आगे देखते हैं। और उसके बाद इनका निबंध जो है, निबंध 1000 के आसपास निबंध है इनका। कितने निबंध? 1000 के आसपास इसका क्या है, निबंध है, जिनमें 100 से ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंधमाला है ना। 100 से ऊपर जो है मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, निबंधमाला है इसका। और उसके बाद नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। क्या कह रहा है, नाम से कितने खंडों में? 2 खंडों में क्या, तो एक संग्रह क्या है, प्रकाशित है। ठीक है। इनकी टोटल कितने निबंध है जी? 1000। उनमें से मतलब प्रसिद्ध निबंध कितने बोल सकते हो? 100। कितने बोल सकते हैं? कहाँ गया जी? जिनमें से 100 से ऊपर है ना, क्या 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अभी क्या 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 देखा जी स्लाइड में? अभी स्लाइड पे आपने देखा, एक आपने देखा क्या बोलते हैं जी उसको, अभी जैसे नाटक, एक आपने क्या देखा, उसके बाद परिचय। अभी जो देखें मतलब इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तुरंत रचनाएं देखें, और एक आप क्या देखें, नाटक देखें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के जो है आदि निर्माताओं और क्या है, उन्नायक रचनाओं में से एक है ना। बालकृष्ण क्या कह रहा है, आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है ये कि बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे रचनाकार है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है कैसे रचनाकार है, तो आप बोलेंगे कैसे, तो आधुनिक। कैसे है? आधुनिक। ठीक है। उसके बाद वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। क्या कह रहा है, वे भारतेंदु युग के जो है प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी को आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में से अग्रणीय है। तो कहने का मतलब जो है इनका मतलब क्या क्या काम है, ये तो पत्र लिखने का भी काम करता था, रचनाएं भी करता था, उसके बाद ये निबंधकार भी था, निबंध भी मतलब लिखता था। जैसे बातचीत आपका क्या है जी, निबंध लिखने का काम करता था। ये आपसे पूछ सकता है कि मतलब बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक युग के जो है क्या क्या रचनाएं हैं, तो क्या क्या वो क्या क्या रचनाएं करने का काम करता था। तो ये एक पत्रकार भी था, महान पत्रकार भी था, ये क्या था, निबंधकार भी था, तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में भी अग्रणीय, मतलब ये मतलब सबसे आगे था। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे देखिए। आगे आपका है भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना रे। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जो है गद्यकार थे। और भट्ट जी ने जो हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे और नाटक और प्रहसन लिखे। ठीक है। तो भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से साहित्यकारों में एक कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जो है गद्यकार थे। उसके बाद जो है इनका क्या क्या काम था जी? भट्ट जी ने जो हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे और नाटक और प्रहसन भी लिखे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा क्या क्या लिखने का वो काम किया था। ठीक, और थोड़ा है एक स्लाइड और बचा हुआ है, उसके बाद ये परिचय पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म। कल हम लोग जो है इनका मतलब सारांश देखेंगे, इस निबंध का सारांश, और मतलब कोशिश करेंगे कि मतलब डेली जो है रूटीन वाइज चल पाए और PPT के माध्यम से, क्योंकि ऐसे पढ़ने में और वैसे पढ़ने में फ़र्क तो होती है कि नहीं। अगला देखिए, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य है ना, राज्य प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था है ना, अंग्रेजी शिक्षा है ना, सुशिक्षितों में जो परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर जो है उन्होंने खूब लिखा। मतलब किन में वो लिखने, अरे सीधी सी बात है, मतलब लेखक है तो लेखक का काम ही क्या रहता है जी, लिखना। वो कहते हैं कि मतलब जो लेखक जो होता है वो सोच के सागर में डूब करके जो वो ना जाने किन मोतियों को ढूंढ के लेते आते हैं, लेखक का काम। क्योंकि लेखक का काम ही रहता है मतलब चीज़ों के बारे में मंथन करना और वहाँ से सही निष्कर्ष निकाल करके लोगों तक, मतलब ये सब लिखा जो गया है, क्या ज़रूरी सर वो लिखा मैं पढ़ूँ? आप सोचिए क्या ज़रूरी
क्या ज़रूरी? क्योंकि उनसे हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उनसे हम लोग अपने मतलब जो जीवन जो होता है, डेली का जो लाइफ जो होता है, उनको हम लोग सही ढंग से क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो बातचीत के माध्यम से हम लोग यही सब चीज़ देखेंगे कि असल बातचीत क्या होता है, फेंकू बातचीत क्या होता है ना। जब दो लोग आपस में बातचीत मतलब बैठ के करते हैं तो किस ढंग से करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगला कह रहा है कि विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषय पर भी जो है खुलकर लिखा। उसके बाद जो है व्यक्तिगत व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। कौन किसकी किसकी संख्या? तो व्यक्तिगत व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध, इन सब में इन्होंने इतना लिखा कि इनकी संख्या किस में है? सैकड़ों में है। अगला कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है निबंधकार के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। क्या कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है निबंधकार के रूप में उन्हें मतलब किन्हें? बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो किनके श्रेणी में रखा? एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। ठीक है, कौन रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किनको रखा? तो बालकृष्ण भट्ट को किनके श्रेणी में? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखने का काम किया। ठीक है, और लास्ट स्लाइड शायद बचा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लेखक परिचय पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील है ना, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है ना, तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। ये कौन बोला है जी? किनके बारे में बोला है ना, क्योंकि उग्र स्वभाव के भी थे ये। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। कह रहा उनकी वास्तविक प्रतिभा मतलब समझते हो ना जी, हुनर, किसी भी काम के प्रति मतलब बोल सकते हो, टैलेंटी बोल सकते हो। ठीक है, प्रतिभा एवं एक जो है अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है, क्योंकि ये आलोचना भी करने का काम करता था। अभी हम लोग देखें कि ये एक मतलब आलोचक भी था। उसके बाद उन्हें जो है आधुनिक हिंदी आलोचक का जो है जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। ये कह रहा है कौन कह रहा है? रामविलास शर्मा कह रहा है कि इसको आधुनिक हिंदी के आलोचना का जन्मदाता, मतलब आधुनिक हिंदी के आलोचना का जो जन्मदाता कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट। ये कह रहा है कि इनको आधुनिक हिंदी के आलोचना का जन्मदाता कहना भी मतलब अनुचित नहीं होगा, मतलब उचित ही होगा, है ना। किनके बारे में? बालकृष्ण भट्ट के बारे में। कह रहा है कि धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर जो है कसकर बालकृष्ण भट्ट ने जो है प्रगतिशील आलोचना का नींव रखा है। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, ये क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा क्या होता है? लेखक परिचय खत्म होता है। लेखक परिचय खत्म होने के बाद सर इसको आप लोग दोबारा कैसे देखेंगे? या तो आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, अगर पढ़ने का मन न करे तो सर सीधी सी बात है, क्लास की वीडियो है, मैंने अलग से थोड़ी ना बनाया है। या अगर अलग से बनाऊँ भी तो मैं तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊँगा। या तो आप वीडियो देख सकते हैं, या आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, एक बार वहाँ से क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन करके रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल बहुत जल्द। धन्यवाद।